हेलो। कैसे हो आप सब लोग। आज का जो वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है जो ट्रेडिशनल वीडियोज होते हैं उससे। आज की वीडियो का जो पर्पज है वो थ्री फोल्ड है। कौन कौन सी चीज तीन पर्पज है भाई। पहला है कि हमने एग्रीकल्चर लेक्चर हमने ख़त्म कर दिया था इकोनॉमिक्स में। तो ये मैं भी गांव जाके आया इंटरव्यू के बाद में, तो मैं गांव जाऊं और खेत पे नहीं जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत आपके लिए थोड़े से एक दो वीडियो शूट किए थे ताकि आपको खरीफ क्रॉप के बारे में थोड़ा सा मैं बता सकूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे सकूं। और क्योंकि हम इंडस्ट्री सर्विस अब शुरू करने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर हमने खत्म कर दिया था, तो एक कंटिन्यूम की तरह ये वीडियो हो जाएगा। दूसरा यार, हमें थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए अपने फार्मर्स के बारे में, अपने खेतों के बारे में। इन दैट वे वी कैन डू रियल जस्टिस विद अवर सोसाइटी, विद अवर नेशन, क्योंकि कल ऑफिसर बनने के बाद में थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज तो बनती है साहब गाँव की। और तीसरा है यार, आई एम वेरी अटैच टू दिस आइडिया कि चाहे वो यूनिवर्सिटी की फॉर्म में हो, कोई स्कूल की फॉर्म में हो, चाहे कोचिंग की फॉर्म में हो, दैट डजेंट मैटर। बट मेरा ये सपना है, सपना बड़ा है लेकिन बड़े सपने देखेंगे तभी पूरा होगा, कि स्टूडेंट्स के पास सारी फैसिलिटीज़ हो वहाँ पे, AR VR हेडसेट्स, AI ML 3D 5G, रोबोटिक्स, नैनो, सारी फैसिलिटीज़ उनके पास हो, लेकिन साथ में वो नेचर के साथ भी घिरे हुए हो, नेचर के साथ भी वो जुड़े हुए हो। तो ऐसा कुछ सेटअप मैं फ्यूचर में करना चाहता हूँ। देखते हैं वो कितना सही हो पाता है। तो अल्टीमेटली एक शुरुआत मान सकते हैं उस चीज़ की है। सीधा चलो बिना टाइम ख़राब किए आते हैं। तो इस वीडियो में अच्छा मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई नो यू आर वेरी बिजी, 15 दिन 16 दिन बचे हैं प्रीलिम्स में। तो 10 मिनट का ये वीडियो होगा। आपके पास यदि 10 मिनट नहीं हो, क्योंकि ये ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, एक दो तीन चार प्रीलिम्स के मैं फैक्ट बताऊंगा। नैनो यूरिया पे बताऊंगा, कुसुम स्कीम पे थोड़ा बताऊंगा, एग्रीकल्चर में राजस्थान को किस किस में टॉप पे, ये सब दो चार पांच चीज़ें बताऊंगा मैं काम की। बाकी ये एक नॉर्मल वीडियो होगा। तो मैं पहले से ही आपसे सॉरी मांग लेता हूँ, आपके पास 10 मिनट नहीं है। यदि यू आर डैम श्योर कि आप कहीं भी 10 मिनट खराब नहीं करते हो, तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। व्यूज़ या फिर नंबर ऑफ आवर्स काउंट नहीं करवाने, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है और ये टाइम तो बहुत क्रूशियल है, ठीक है। तो ऑलरेडी सॉरी बोल रहा हूँ मैं आपको। चलो, तो यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो 10 मिनट के लिए, तो फिर शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। ठीक है साहब। तो गाँव विजिट करने के बाद में खेत पे गया। खेत पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट। हाँ, तो ये देख रहे होंगे आप, एक तरफ ये ज्वार का खेत है और दूसरी तरफ बाजरे का खेत है और बीच में ये मेड़ है। अब इतनी चौड़ी और इतनी बड़ी मेड़ आपने देखी नहीं होगी। यूजुअली ऐसा होता है कि मानसून के सेशन में सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मानसून के सीज़न में ये जो घास है वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए आपको बड़ी लग रही है। और फिर अभी थोड़े घर वालों से भी मैंने रेजिस्टेंस कर करवा के, थोड़ी लड़ाई वड़ाई कर करवा के इस मेड़ को बचाए हुए रखा है। ऐसी मेड़ आप पूरे खेत पे देख सकते हो हमारे उधर भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करता है। यहाँ पे आप रेप्टाइल्स देख सकते हो, सांप, लेजर्ड और मेंढक, छोटे मोटे कीट पतंग, चिड़िया, इनमें घोंसले वगैरह दे देती है, अंडे दे देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेड़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मृदा अपरदन, जिसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, उसको भी ये बचाती है। बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन घर वालों को थोड़ा ऐसा होता है ना कि खेत को बड़ा कर दिया जाए, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया घर वालों की तरफ से। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने बात मान ली मेरी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और ये पूरे खेत पे आप देख सकते हो ये ऐसी चीज़ें, ऐसी वाली मेड़। तो मैं आपको बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा था, देखो उसी मेड़ पे ये दूसरे खेत की मेड़ है, ये थोड़ी बड़ी है, आपको पूरा खेत की तरह ही लगेगा, लेकिन ये हमारे फॉर्चुनेटली इतनी बड़ी बड़ी मेड़ें रख दी गई है। यूजुअली खेतों में इतनी बड़ी मेड़ें होती नहीं है, लेकिन ये रख दी गई है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये बया वीवर्स का घोंसला, ये आपने गूगल पे भी देखा होगा, वीडियोज में भी देखा होगा। मैं क्लोज ले जाके आपको देखा, ये देखो बकरी की आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में। तो ये बायोवीवर्स का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो यूजुअली ये देखो, ये वाटर बॉडी है छोटी सी। तो बायोवीवर्स क्या करती है, घोंसले कहाँ बनाते हैं, ये नीचे एक तो वाटर बॉडी होना चाहिए यूजुअली, ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन सेफ्टी होती है, क्योंकि जो भी प्रीडेटर्स होते हैं उनसे सेफ्टी के लिए नीचे वाटर बॉडी होनी चाहिए। और दूसरा कटीली झाड़ियाँ होती है, ताकि इन पे सांप वगैरह चढ़ने में दिक्कत आए। और हल्के थोड़े पेड़ होते हैं, सूखी टहनियाँ होती है, ताकि जो भारी कोई भी जैसे लिजर्ड वगैरह होती है वो गिर जाती है, वो चढ़ नहीं पाती इन पे। तो इस तरीके से ये सेफ्टी के लिए बनाते हैं। अब इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ बया वीवर्स की। ये घोंसला बनाता कौन है भाई साहब, ये घोंसला बनाता है मेल चिड़िया, ठीक है। फीमेल चिड़िया नहीं बनाती है, मेल चिड़िया बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, टू अट्रैक्ट फीमेल व्यूअर्स, ठीक है, फीमेल बया।
तो जो रिप्रोडक्टिव सेशन जो सीजन होता है इससे मानसून से पहले वाला, उसमें मेल क्या करते हैं, बहुत सारे पेड़ों पे थोड़ा थोड़ा बना के चले जाते हैं, इतना इतना सा, बस इतना इतना सा, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा बना देते हैं, इससे फिर उनकी कारीगरी को पसंद करती है फीमेल भैया, वो आके देखती है कि किसका कितना अच्छा है, उसके साथ वो मेटिंग करती है। तो देखो मतलब इवन इन द नेचर मेल को क्या कितने कितने पापड़ बेलने होते हैं टू अट्रैक्ट द फीमेल। तो ये नेचर का ही पार्ट है। जो मेरे जैसे लोग हैं वो ज़्यादा दुखी नहीं हो, ये प्रकृति का नियम है। यदि आपको पापड़ बेलने पड़ रहे हैं तो इट्स वेरी नेचुरल, फ्लो में बहते जाओ साथ साथ। अच्छा, फीमेल का क्या काम होता है फिर, जब मेटिंग हो जाती है उसके बाद में इंस्पेक्ट करती है वो आके कि घोंसला कैसे बना है, कितना अच्छा बना है, उसकी सेफ्टी क्या है, इन सब चीज़ों के बाद में वो डिसाइड करती है कि अंडे उसमें देने या नहीं देने। और एक और काम होता है फीमेल का, वो इंटीरियर डिजाइन वो देखती है। अब ये भी बहुत नेचुरल है। देखो हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो यार हमें उनकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। ऐसा ब्लाइंड फेमिनिज्म को या ब्लाइंड इक्वलिटी को हमें प्रमोट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल देखो, नेचर ने भी ये डिसाइड कर लिया कि इंटीरियर डिजाइन कौन ज़्यादा बेटर कर सकता है, फीमेल भैया। तो यहाँ पे भी अपन देखा जाता है कि यूजुअली इंटीरियर डिजाइनिंग में अपने फीमेल, अपनी जो महिला शक्ति है वही ज़्यादा बेटर होती है पुरुषों से। तो ये तो नेचर का पार्ट है, तो हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए चीज़ों को। तो वो आके फिर यहाँ पे अंडे देती है अपने। तो इस तरीके से, और इसमें कंपार्टमेंट भी बने होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे मान लो ये ब्रांच है, यहाँ से मान लो कोई रेप्टाइल, कोई सांप वगैरह घुसता है तो यहाँ पे क्लोज एंड हो जाता है इसका, और वो इस तरीके से यहाँ पे कंपार्टमेंट बनाए रखते हैं और वो इधर से एंटर करते हैं ये जो भी बया होते हैं, और यहाँ पे वो अंडे देते हैं। तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा आर्किटेक्चर होता है। टोटल लगभग 500 ट्रिप लगते हैं मेल मेंबर को इसको बनाने में, 500 बार इधर उधर उठ के जाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो ये तो लड़के अच्छे से जानते होंगे कि 500 के असर बाइक पे पता नहीं कितनी बार घूमना होता है। और 18 दिन लगते हैं, लगभग 18 से 20 दिन लगते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी तो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब आगे चलते हैं अपन। ये तो हो गया भाई बया वीवर की कहानी। ओके चलो, ये बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे थे। तो ये बगुला महाराज है हमारे, ये छोटे छोटे कीट पतंगों को खा के अपना काम चलाते हैं। अब आते हैं साहब नैनो यूरिया पे। मैं थोड़े से आगे गया था, ये ककड़ी का खेत था, ककड़ी के खेत के जस्ट बगल में नैनो यूरिया की बोतल पड़ी हुई थी। तो नैनो यूरिया क्या होता है? नैनो यूरिया भाई जैसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं यूरिया के, उससे बनता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको जैसे यूरिया जो ट्रेडिशनल होता है उसके इतने इतने से दाने होते हैं, यदि आप किसान फैमिली से तो आपने देखा होगा, ठीक है। उसका एक बैग लगभग 50 किलो का होता है। उसको नैनो यूरिया ने रिप्लेस कर दिया। एक जो बोतल होती है लगभग 240 रुपये की होती है ये बोतल। ये एक जो बोतल है वो इतनी इफेक्टिव है जितना एक जो कट्टा होता है यूरिया का उसके बराबर होती है, ठीक है। तो ये इतनी इफेक्टिव होती है क्योंकि जब नैनो पार्टिकल्स में हम किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन किए होंगे ना, एक क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा? मान लो 6x6 का क्यूब है तो इतना ही इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, 6x6x6। लेकिन इस क्यूब को हम काट देंगे मान लो 1-1 मीटर के में, 1-1 सेंटीमीटर के में, तो अंदर वाला सरफेस एरिया भी निकल के आएगा ना। तो इस तरीके से सरफेस एरिया बढ़ने का नहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इतना इफेक्टिव होता है कि एक 50 किलो के कट्टे के बराबर एक छोटी सी बोतल होती है। और पैसे भी कम लगते हैं क्योंकि ये कट्टा लगभग 300 से 350 रुपये का पड़ता है हमारे, और ये जो बोतल है वो 240 रुपये की पड़ती है, ठीक है। इफेक्टिवली यूज भी होता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसको फर्टिगेशन के द्वारा हम कर सकते हैं। डायरेक्टली पेड़ों की जो लीव्स है वहाँ पे छिड़क देते हैं तो अच्छे से एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होता है। इसकी इफिशियंसी बहुत होती है कि यूरिया हम छिड़क रहे हैं तो इसकी इफिशियंसी यूरिया के कट्टे की 40 से 50% होती है, जबकि नैनो यूरिया की जो बोतल है उसकी इफिशियंसी 90 to 95% होती है। मतलब इफिशियंसी ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि जितना हम दे रहे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पा रहा है, जबकि इसमें मान लो 10 किलो कर रहे हैं तो उसमें 5 किलो ही काम का है, बाकी 5 किलो वेस्ट चले जाता है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर में लीचिंग कम होती है। भाई 5 किलो यदि एक पौधे ने एब्जॉर्ब कर लिया, 5 किलो नहीं किया तो कहाँ जाएगा? ग्राउंड वाटर में जाएगा। तो यूरिया कंटेमिनेशन हो जाता है ग्राउंड वाटर का। तो नैनो यूरिया केस में वो भी नहीं होता। तो मैंने 4-5 फायदे बता दिए। मेंस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मेंस में नैनो यूरिया अपने काम का है क्योंकि एग्रीकल्चर अपने इंडियन इकोनॉमी में अच्छे से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, नैनो यूरिया बना कौन रहा है? तो फॉर्चुनेटली उसी दिन मेरा वहाँ की जो गाँव की, अच्छा ये मुझे खेत पे ही मिली। ये मासी नदी का तट है, तो मैं बताता हूँ। मासी नदी हमारे जस्ट पास में ही है, वहीं पे खेत के पास में ही है। ये भी भाई जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर में क्या पढ़ाया था कि 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास, है ना। और एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है, कौन सा होता है? सल्फर, यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। और फिर बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब, है ना। ठीक वैसे ही अपने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये फैट,
ठीक है। उसके अलावा फिर अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह, विटामिन वगैरह होते हैं। एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसे मैं बोलता हूँ ये भी होता है, ठीक है। ये इसके बिना बहुत सारे लोग चल नहीं पाते हैं, ये जानना जरूरी होता है। किंगफिशर की बोतल है ये, ठीक है। तो अब उस दिन मेरा फॉर्चुनेटली वहाँ पे जाना हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई काम था बैंक वगैरह में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वही नैनो यूरिया की बॉटल्स वहाँ रखी हुई है। तो इंटरेस्टिंगली नैनो यूरिया को जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया गया है वो इफ़को को दिया गया है। इफ़को आपने नाम सुना होगा, इफ़को होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। कोऑपरेटिव बैंक्स हमने पढ़ा है, अच्छे से याद करो इकोनॉमी में किस टाइप के बैंक होते हैं, कैसे काम करते हैं ये। यदि सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव हो तो किसके अंडर आता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हो तो किसके अंडर आता है, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव डायरेक्ट आरबीआई के अंडर आते हैं, ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। यदि आपको याद हो, नहीं याद हो तो फटाफट जाके रिवाइज कर लो उनको। और ये नैनो यूरिया की बोतल थी, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, जूम ले जाके पास ले जाके, ठीक है। ये इस पर यहाँ पे एमआरपी वगैरह लिखी हुई है, यहाँ पे 240 रुपये। तो ये हो गया सर। अब साथ में ये मैंने इधर जब कैमरा ले गया मैं, तो कृषि विभाग टोंक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि सोयल टेस्टिंग, सोयल हेल्थ कार्ड, या आपने नाम सुना होगा सोयल हेल्थ कार्ड। तो कृषि विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो सोयल की टेस्टिंग करे और एक स्टैंडर्ड सेट करे। तो स्टैंडर्ड जब सेट किया तो उन्होंने देखा कि यदि हम सरसों उगा रहे हैं, टोंक की एलुवियल सोयल होती है, टोंक का जो सोयल है वो एलुवियल है, ठीक है, जलोढ़ मृदा है वहाँ पे। तो वहाँ पे यदि हम सरसों उगा रहे हैं तो 1 बीघा जमीन में हमें 24 किलो यूरिया देना पड़ेगा, मतलब वो आधी बोतल यूरिया देना पड़ेगा, ताकि किसान अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सके। ऐसा नहीं कि किसानों को पता ही नहीं और 1 बीघा में 2-2 बोतल दे रहे वो, तो वो कोई काम का नहीं आएगा। एक्सेसिव नाइट्रोजन भी फसल को जला देती है। तो इस तरीके से कृषि विभाग की जिम्मेदारी होती है, वो खुद बताते हैं। देखो यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, गेहूँ यदि आप उगा रहे हो उस जमीन में तो 56 किलो यूरिया, मतलब लगभग 1 कट्टा लगेगा। यदि सरसों लगा रहे हो तो आधा कट्टा आपको देना है, या फिर आधी बोतल आपको देनी है, इधर पूरी बोतल आप लगा सकते हो गेहूँ में। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज मदद करती है लोगों की। आगे चलते साहब, वापस खेतों में आते हैं। ये है भाई, ये क्या है, ये बाजरे का खेत है। इसको मैं आपको जूम क्लोज करके दिखाता हूँ। बाजरे को मोती क्यों कहा जाता है, ये देखो, पर्ल मिलेट, नाम ही इंग्लिश में इसका पर्ल मिलेट है, पर्ल मिलेट, ठीक है। तो ये आप देखो छोटे छोटे मोती के दाने, ये हम लोगों के लिए तो मोती है ये, ठीक है। ये देखो छोटे छोटे मोती है। अच्छा, अब अपन बाजरे की बात कर ही रहे तो थोड़ा सा अपन घूम जाते हैं कि बाजरे में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सी चीज़ों में फर्स्ट नंबर पे बताओ आप फटाफट से। और ज्वार में तो 3rd नंबर पे, और बताओ फर्स्ट नंबर पे मस्टर्ड में, सरसों में मस्टर्ड एंड रेपसीड। रेपसीड थोड़ा अलग होता है मस्टर्ड से, तोरिया इसे बोलते हैं। दिखने में मस्टर्ड की तरह होता है, तेल भी वैसा ही निकलता है, सिमिलर सा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। तो रेपसीड और मस्टर्ड में भी हम फर्स्ट नंबर पे। और बताओ मूंगफली में हम कौन से नंबर पे, ग्राउंडनट में 2nd नंबर पे हम, ठीक है। और पल्सेस दालों में भी हम 2nd नंबर पे। तो ये ध्यान रखना, दालों में हम 2nd नंबर पे, मूंगफली में हम 2nd नंबर पे, मस्टर्ड और रेपसीड में फर्स्ट पे, बाजरे में फर्स्ट पे। और ज्वार की यदि हम बात करें, ज्वार, तो हम 3rd नंबर पे हैं। और मक्का की बात करें, मेज की बात करें, कौन की बात करें, तो हम टॉप 3 में है ही नहीं, ठीक है। तो कभी मान लो ऑप्शन आ जाए कि मक्के में हम फर्स्ट पे, 2nd पे, 3rd पे, नहीं, हम टॉप 3 में है ही नहीं। कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह है टॉप 3 में, ठीक है। अब शायद 4थे नंबर पे, लेकिन वो काम का नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे बाजरे का हो गया साहब। और राजस्थान लगभग देश का 42% बाजरे का उत्पादन करता है। कितना, 42% बाजरे का उत्पादन करता है। आगे चलते हैं फटाफट से, ज़्यादा ही जूम कर दिया मैंने। ये देखो, फोटोग्राफी उतनी आती ही नहीं जीवन में, शायद ही कभी कैमरा खोला होगा इससे पहले। ये है ककड़ी वैसे जायद की फसल होती है, लेकिन जैसे खीरा काकड़ी अभी इसी मौसम के साथ, खरीफ के साथ भी बो देते हैं हम लोग। और मैं अंदर ज़्यादा नहीं जा पाया क्योंकि पानी दिया हुआ था भैया ने, तो उधर थोड़ा सा गीला वगैरह, ये यहाँ पे तो सूखा है थोड़ा सा, तो मैं अंदर जा नहीं पाया, नहीं तो आपको अच्छे से ककड़ी को दिखाता। ये है ज्वार। और ज्वार भी 2 टाइप की होती है। एक होती है कि इसके लिए चारे के लिए हम उगाते हैं, उसका बीज थोड़ा सा अलग होता है। तो ये जो मैंने दिखाई वो चारे वाली ज्वार है, और एक खाने वाली ज्वार होती है, ठीक है। और मैं, हाँ, ये है मूंगफली का खेत। ये उधर बाजरे का था, इधर ज्वार का था, इसके बीच में मूंगफली का खेत है ये। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ मूंगफली। एंड आई ट्राइड माई लक, लेकिन फर्स्ट टाइम उतना इफेक्टिवली नहीं था। अभी मूंगफली का जो सीज़न होता है, मैं आपको बता दूँ, मूंगफली का लगभग 120 से 150 दिन में इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है। और अभी तो इसको काफ़ी कम टाइम हुआ है, तो लगभग 1 महीना और लगेगा, और भी थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा इसको पूरी तरीके से मेच्योर होने में, और फिर इसको मूंगफली को निकालने में। हाँ, लेकिन अगले 15 दिन के अंदर इतनी मेच्योर हो जाएगी कि आप इसको खोद के वहाँ पे जो कच्ची मूंगफली होती है उसको आप क्या कर सकते हो, खेत पे ही जला के, खेत पे सेक के आप खा सकते हो। तो वो बहुत अच्छी लगती है। इस बार मैं नहीं कर पाया क्योंकि अभी पूरी मेच्योर हुई नहीं थी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ,
ये देखो इसमें कुछ तो बहुत छोटे छोटे दाने और ये एक थोड़ा सा बड़ा निकला था। हालांकि मैंने एक बार वो ट्राई किया तो वहाँ पे थोड़ी लॉटरी लग गई थी, वहाँ पे थोड़ा सही था। बट फिर वही है कि एक्सपेरिमेंट करता और बहुत सारे जो पौधे हैं वो मतलब इफ़िशियंसी बहुत कम होती। मैं जितने भी उखाड़ता उनमें से 30-40% ही सही निकल पाते। तो फिर मैंने आई लेट इट गो कि अभी उतना नुकसान नहीं करवाना है खेत का, कभी बाद में जाएंगे तो फिर अपन करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आगे जस्ट बताया आपको, ये देखो यहाँ पे लॉटरी लग गई थी, यहाँ पे थोड़ा अच्छा मिल गया था। ये है साहब मकई, ये है मक्का, कौन मेज, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। मैं एक जूम करके बताता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे भुट्टा आ रखा है, भुट्टे को मैं आपको अंदर से बताता हूँ। तो ये अंदर मक्का है। तो अभी ये पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है, मेच्योर नहीं हुआ है। अभी ये उस स्टेज पे कि हम इसे खेत पे जला के मतलब सेक के खा सकते हैं। तो वो हमने वो काम भी किया, तो वो तो करना मैंडेटरी होता है। और वो खेत पे बहुत मीठा लगता है, बहुत सही लगता है। जो अपन शहरों में या फिर बाहर जाके लेते हैं ना, उसमें उतना मज़ा नहीं आता। तो मैं आपको वो सेटअप भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और इनकी जो हाइट है, देखो हाइट मेरी लगभग हाइट 6 फीट तो नहीं है, कम ही है मेरी तो 5-7। तो ये कितना ऊपर जा रखा है, तो देखो ये इनकी हाइट 7-8 फीट तक चली जाती है। ये वो सेटअप है जहाँ पे हमने ये सेक के खाए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तुरई है साहब, मैं तुरई और करेला ये भी थे खेत पे। उन खेतों की तरफ मैं जा नहीं पाया क्योंकि एक्चुअली इनको अभी जस्ट सुबह पानी दे दिया था भैया ने, तो मैं उन खेतों में वैसे भी नहीं घुस सकता था, तो मैं उधर गया ही नहीं। तो ये तुरई जा रही है अभी। ये लगभग जैसे हम सीकर वगैरह या फिर जयपुर की मोहाना मंडी में बेच के आते हैं, इनकी जो अभी जो कीमत है लगभग 10 से 15 रुपये किलो तक ये जा रही है। और कद्दू की तो हालत ख़राब है भाई, कद्दू भी है तो वो लगभग 2 रुपये 3 रुपये किलो ही जा रहे हैं कद्दू। तो यदि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आप काट देते हो तो घर पे 2 रुपये 3 रुपये किलो में आते हैं। लेकिन ठीक है, कोऑपरेटिव साइकिल मैंने आपको पढ़ाया था, तो किसानों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि यार यदि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो सप्लाई ज़्यादा होती है, जैसे ही सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी जो प्राइस है वो घट जाती है। प्राइस घटने के बाद में किसानों को नुकसान हो जाता है। दिस इज़ द कोऑपरेटिव साइकिल। ठीक है, और फिर अगली बार ऐसा होता है कि प्राइस घट गई तो लोग क्या करेंगे, उगाना बंद कर देंगे। उगाना बंद करते ही सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होते ही उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ते ही उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो ये कोऑपरेटिव साइकिल था, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रक, मिनी ट्रक जिसे मोटाडोर भी बोलते हैं, वो खड़ा है देखो। तो इसमें भर के लगभग डेली या फिर अल्टरनेटिव डे पे फसल की तुड़ाई हो जाती है और फिर उसको भेज देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। आज तो पूरा खेती घुमा दिया मैंने आपको। ये है अरहर की दाल, तुअर की दाल भी जिसे बोलते हैं। इसका जो मेच्योरिंग पीरियड होता है ना, ये वैसे तो खरीफ की फसल ये, लेकिन इसका हाईएस्ट होता है अमंग जो पल्सेज होती है। तो इसका जो मेच्योरिंग पीरियड होता है लगभग 6 महीने से लेकर 11 महीने तक हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी हाई मेच्योरिंग पीरियड होता है। और ये इंटर क्रॉप है। ठीक है, देखो लेगुमिनस क्रॉप है, ये तो पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेटिंग क्रॉप्स होती है पल्सेज, लेकिन ये इंटर क्रॉप्स में बेस्ट होती है। ये पेस्ट रेजिस्टेंट होती है, तो यूजुअली इस पर अटैक नहीं होता पेस्ट का, इसीलिए हम बाकी क्रॉप्स के साथ इसको उगाते हैं। जैसे मेज के साथ हमने उगा दिया, हम ग्राउंडनट्स के साथ इसको यूजुअली उगाते हैं। इस बार नहीं उगाया, ये थोड़ा अलग कर लिया है। ये थोड़ा खाने की, देखो खेती कमर्शियल क्रॉप जैसे अभी कद्दू हो गए, ये इनको कमर्शियल क्रॉप्स वैसे नहीं बोलते, ये हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। लेकिन ये सब जो है हम बेचने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम सिर्फ खाने के लिए करते हैं। जैसे ये अरहर वाली दाल हो गई, बैंगन की हो गई, पपाया हो गया। और ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये पूरा तुअर की दाल है, इनकी भी हाइट ठीक ठाक होती है, 5-6 फीट होती है। और इसका मैंने आपको बताई दी, इंटरक्रॉपिंग हो गया, लेगुमिनस क्रॉप हो ही गई है। ये जो छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये बैंगन के पेड़ है। ठीक है, अभी आए नहीं इन पे, छोटे छोटे आ रखे। और जस्ट थोड़ा सा आगे जाते ही ये पपाया का पेड़ है, तो 2-4 पेड़ लगे हुए। ये देखो इस पे मस्त आ भी रखे हैं पपीता, और बहुत मीठे लगते हैं जब आप, क्योंकि ये जो हम बाज़ार से खरीदते हैं वो तो आर्टिफिशियली राइपेंड होते हैं। आपने राइपनिंग एजेंट में पढ़ा हो ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वो आर्टिफिशियली ये कच्चे तोड़ लिए जाते हैं और फिर आर्टिफिशियली उनको राइप किया जाता है। लेकिन ये जब पेड़ पे पकते हैं तो बहुत मीठे होते हैं, बहुत इनमें जो फ्रक्टोज होती है वो बहुत मीठी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं सिंचाई के साधनों पे। अब ये जो पूरी जो फसल है इसको सस्टेन पानी से किया जाता है। वो पानी के अलग अलग स्रोत हैं हमारे। तो जैसे ये गाँव है मान लो, तो यहाँ पे मासी डैम है। ठीक है, और यहाँ से एक नहर जा रही है जो इस डैम से निकल के इस गाँव की इधर से जा रही है। यहाँ पे तालाब है और यहाँ पे खेत है। तो यहाँ से इस मासी डैम से ही एक तो नदी निकल रही है। ठीक है, ये मासी नदी है, इसको मासी नदी बोलते हैं। और ये नहर जा रही है। तो नहर तो सीजनल होती है, यूजुअली विंटर्स में जब आप सरसों करोगे तब ये नहर का पानी छोड़ा जाता है। तो अभी नहर सूखी हुई है, तो अभी मासी नदी में पानी है। जैसे अभी मैं नदी में उतर रहा हूँ नीचे, तो मैं आपको बताऊँगा। तो मासी नदी में पानी, ये मासी नदी आगे जाके सहोदरा नदी है, उससे मिलती है, और दोनों फिर मिलती है बनास से। ठीक है,
बनास राजसमंद से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से आपने पढ़ा होगा। और फिर बनास आगे जाके किससे मिलती है? चंबल से। चंबल, सीप और बनास मिलती है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। और फिर चंबल आगे जाके किससे मिलती है? यमुना से। और फिर यमुना किससे जाके मिलती है? गंगा से। और गंगा किस में चली जाती है? अरब अरब इसमें सॉरी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो वहाँ पे तो मतलब कुल मिला के ये जो पानी देख रहे हो ये अल्टीमेटली जाता कहाँ है? मतलब ये तो नहीं जाएगा, लेकिन इसकी कुछ बूंदे तो जाएगी यार बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है। तो अब मैं नीचे नदी का पास। अच्छा, ये आप मैंग्रोव्स बोल सकते हो, इसको मैंग्रोव्स क्यों बोल सकते हो? राजस्थान में तो मैंग्रोव होते ही नहीं है। देखो यार, मैंग्रोव्स की डेफिनेशन वही होती है कि मार्सी लैंड होनी चाहिए, थोड़ा दलदल होना चाहिए, और उसकी जो रूट्स है वो बाहर निकली होती है ज़मीन से भी। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ मैंने देखे कि उनकी रूट सच में बाहर निकली हुई है, और ये मार्सी लैंड ही है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली पानी भरा हुआ ही रहता है। तो यहाँ पे वैसे पेड़ डेवलप हो गए जो मैंग्रोव की कैटेगरी में हम ले जा सकते हैं। देखो कितना सघन है ये, और यहाँ पे थोड़ा आराम से उतरना होगा। आराम से उतर जाइए ना। आराम से उतरेंगे भाई। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे रेप्टाइल देखे। एक मेंढक भी था छोटा सा, यहाँ पे मैंने उसको शूट करने की कोशिश की लेकिन भाग गया वो। यहीं पे मैंने वो बोतल देखी थी, ये रहा माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो क्या मैक्रो ही बोल लो, तो बहुत एसेंशियल है ये देखिए मोटर, ठीक है। अच्छा, जैसे ही बाहर निकला, अब सिंचाई के साधन कैसे होते हैं? देखो, अब जैसे कुएं वगैरह, उधर कुएं हैं, उधर नहर है। चलो नहर तो अभी सीजनल होती है, अभी नहीं है। और ये नदी है, नदी के अंदर हमने मोटर, नदी के अंदर कुआं है, उसके अंदर मोटर है। अब होता क्या है कि मोटर कैसे कैसे जो ये एसी मोटर है, ठीक है, इंडक्शन मोटर है, ये कैसे कैसे ऑपरेट हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी से हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से होगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स कौन कौन सा होगा? एक सोलर पावर हो सकता है, एक डायरेक्ट जो हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं जो डीपी के थ्रू, ठीक है, हाई वोल्टेज लाइन आती है डीपी के थ्रू, फिर उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हम जो 3 फेज एसी लेते हैं गवर्नमेंट से, जिसमें अभी गवर्नमेंट ने 2000 यूनिट तक फ्री कर रखा है, ठीक है, उसके थ्रू। तो ये दोनों टाइप के जो एनर्जी सोर्सेज है, इससे ये मोटर्स हम ऑपरेट करते हैं। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे एक और मैं बताता हूँ, ये कुआं है, ऐसे 4-5 कुएं हैं टोटल इस पूरे खेत में, ये बहुत बड़ा एरिया। अब यहाँ पे देखो, ये 3 वायर आपको दिख रहे होंगे, स्टार कनेक्शन है ये। 3 वायर मतलब स्टार कनेक्शन हो जाएगा। और डेल्टा कनेक्शन में नहीं, स्टार कनेक्शन में 4 वायर होते हैं और डेल्टा कनेक्शन में 3 वायर होते हैं। तो वो आपके काम का नहीं हो, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कोई काम का नहीं है। इसको डीपी बोलते हैं, डबल पोल माउंटेड। देखो 2 पोल आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे डीपी ट्रांसफॉर्मर है। ये ट्रांसफॉर्मर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज जो आ रहा है इसको ट्रांसफॉर्म करेगा लो वोल्टेज में, 230 वोल्ट में। और फिर यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल होता है वहाँ पे, उस कंट्रोल पैनल की मदद से हम ये जो 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर है इसको चलाते हैं। और फिर अलग अलग खेतों में, जैसे ये खेत है, यहाँ पे अलग अलग आउटलेट्स बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे बन गए एक, 2 खेत को छोड़ के यहाँ पे बन गए एक। इन आउटलेट्स में फिर पानी चले जाता है, तो पाइप्स वगैरह की उतनी ज़्यादा जरूरत होती नहीं है। जैसे ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे 3 वायर आपको दिख भी रहे होंगे, ये देखो। यूजुअली इनका रेड, येलो और ब्लू कलर होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में, लेकिन इनके तीनों के ब्लैक ही है, जुगाड़ है ये आउटलेट्स की बात कर रहा था मैं। ये आउटलेट्स अलग अलग बने हुए, तो वहाँ से जैसे हम बटन दबाते हैं यहाँ पे पानी आ जाता है। अच्छा, और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही होती है, तो फिर ये स्टैंड अलोन सोलर पैनल हैं, ठीक है। सोलर पैनल, सोलर सेल और सोलर प्लांट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो, जो एक जो होता है ये तो सोलर सेल होती है, जिसका सिर्फ 0.5 वोल्टेज होता है आउटपुट। जब हम इसको सीरीज में जोड़ देते हैं बहुत सारी में, ठीक है, तो एक सोलर एरे बनता है, ठीक है। ये एक एरे बन गया, ठीक है। और जब बहुत सारे एरियाज को जोड़ देते हैं तो सोलर पैनल बन गया। और जब बहुत सारे सोलर पैनल्स को एक खेत में लगा देते हैं बड़े बड़े में, ठीक है, तो वो सोलर प्लांट बन जाता है। जैसे अपने कहाँ पे है? भड़ला में। और लगभग कितना है भड़ला की जो कैपेसिटी है? 2345 है, इतना ही है शायद, 2345 मेगावाट, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। तो इस तरीके से, तो अब अपने कुसुम की यदि हम बात करें, कुसुम योजना में यदि हम लगवाते हैं, तो देखो कुसुम योजना में तीन टाइप के वो हैं अपने। कुसुम कंपोनेंट ए, उसमें हम क्या करते हैं कि सोलर प्लांट लगवाते हैं किसानों के थ्रू, है ना, कि आपने बंजर जमीन ली, वहाँ पे प्लांट लगा लिए 2 मेगावाट तक के, ठीक है। अब उसका आप कुछ भी करो, आप ग्रिड में आप खुद यूज़ करो तो खुद यूज़ कर लो, आप ग्रिड में सप्लाई कर दो, मतलब गवर्नमेंट को सप्लाई कर दो आप, ठीक है। ये तो हो गया कंपोनेंट है। एक होता है कंपोनेंट बी, जिसमें स्टैंड अलोन सोलर जो वो होते हैं ना, पंप्स होते हैं, वो हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कुसुम कंपोनेंट बी का है। यहाँ पे पास में कुआं है, वो दिख नहीं रहा, उस कुएं में मोटर लगी हुई है, सोलर पंप लगा हुआ है, ठीक है।
3 हॉर्स पावर से लेकर 17 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप लगे होते हैं। अब क्या होता है कि आपने स्टैंड अलोन का मतलब हो गया ये ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो जो खंबे और तार जा रही है इनसे कनेक्टेड नहीं है, स्टैंड अलोन है। ठीक है, आपने क्या किया, बस इनको इससे जो एनर्जी मिल रही है उससे आपने इस पंप को चलाया और अपने खेतों में सप्लाई कर दी। ये कुसुम का कंपोनेंट बी है। ठीक है, और एक कंपोनेंट होता है सी कंपोनेंट कुसुम का, ये सब आपने इकोनॉमिक सर्वे में ध्यान रखना। ठीक है, एक होता है कंपोनेंट सी में क्या होता है कि आपने स्टैंड अलोन नहीं, आपने सोलर पैनल लगाए, आपके पास सोलर पंप भी है, और मान लो अब जैसे मैं अभी जब खेत पे गया था तब हम सप्लाई नहीं कर रहे थे पानी की, वो तो सुबह भैया नहीं करती थी। अब अभी तो धूप भी पड़ रही है ठीक ठाक, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है कोई काम नहीं आ रही, वेस्ट जा रही है। तो आप क्या करते हो, उसे ग्रिड से कनेक्ट कर देते हो, तो आप मतलब गवर्नमेंट को, जब आपका एक्सेसिव पावर है वो सप्लाई भी कर रहे हो गवर्नमेंट को और उससे पैसा भी कमा रहे हो, तो कंपोनेंट सी में हाइब्रिड हो जाएगा ये। ठीक है, स्टैंड अलोन प्लस ग्रिड कनेक्टेड। तो इस तरीके से हम किसान भाई अपना पैसा भी कमा सकते हैं थोड़ा बहुत। तो आगे चलते हैं, फटाफट से ख़त्म होने वाला है वीडियो, 1 मिनट और बचा है। ये पीछे गाना चला रखा है उन्होंने, ये जो कुएं की बात कर रहा था मैं। अब आगे क्या है ये मैं आपको बता दिया है, एरे क्या होता है, पैनल क्या होता है, प्लांट क्या होता है। और जब मैं वापस लौट रहा था तो देखो कितना मस्त सा सनसेट हो रखा है। इधर ये बाजरे का खेत है ही सही, और ये खेजड़ी है। खेजड़ियाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत कम हो गई है अभी इधर सीकर झुंझुनू में और इनमें तो बहुत ज़्यादा है। एंड when we were returning, तो we were welcomed, और we can say we were interrupted by these small creatures, भेड़ और बकरी। यार इनका दूध भी बहुत बेनिफिशियल होता है, कभी बात करेंगे क्यों होता है। क्योंकि देखो जो भैंस और गाय जो खाती है ना, जो चारा वगैरह जैसे ज्वार बाजरे का चारा खाती है, वो तो हम वैसे स्टेपल डाइट में ले लेते हैं, लेकिन ये जो खाते हैं ना, ये जो मेड़ पे जो चीज़ें होती है, जो मैं बता रहा था ना, बेर के पेड़, छोटे छोटे रूट्स, है ना, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, ये जो भेड़ बकरियाँ वो ज़्यादा खाती है। कटीले पौधे वगैरह वो उनको खाती है, खेजड़ियों के जो होते हैं उनको खाती है। तो इनके जो दूध में ना, इनकी सारी जो प्रॉपर्टीज है वो मिलती है अपने को, जो कि गाय और भैंस के दूध में यूजुअली नहीं मिलती है। तो इनका दूध बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। ठीक है साहब, तो थैंक यू सो मच, इतना ही था आज की वीडियो में। और फिर अपन कल गौरव सर के चैनल पे क्या करेंगे, गौरव सर के चैनल पे हम इंडस्ट्री सर्विस और इकोनॉमिक लेवलाइजेशन से शुरू करेंगे। और आई होप आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ी सी जिज्ञासा डेवलप हुई होगी, आपकी कुछ जिज्ञासाएं शांत भी हुई होगी। और आप कमेंट कर देना यदि ऐसा कुछ आपको लगे, तो फिर मैं करता रहूँगा ये सब चीज़ें। कुल मिला के वही है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमें होनी चाहिए और टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, न मेरा होना चाहिए ना आपका होना चाहिए। तो आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि वॉज दिस एक्सपेरिमेंट ए गुड वन और ए बैड वन। ठीक है, थैंक यू सो मच।